नमस्कार दोस्तों, बिना किसी विलंब किए हुए बढ़ते हैं 11 से लेकर 15 जनवरी के करंट अफेयर्स की ओर। बहुत ही अच्छा वीडियो है, मज़ा आने वाला है। आज के वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का समावेश किया गया है। आपको वाकई मज़ा आएगा आज का वीडियो देखकर। पहला प्रश्न, मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने किया चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन। तो जो मणिपुर के मुख्यमंत्री साहब है बीरेन सिंह, अब आपको मणिपुर के सीएम का नाम याद होना चाहिए, बीरेन सिंह। तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने किया मणिपुर में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन। तो ये एक फेस्टिवल होता है, जो फूल जब खिलते हैं मणिपुर में तब एक फेस्टिवल होता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल का नाम इम्फाल, और मणिपुर की सबसे बड़ी जो नदी का नाम है वो नदी भी मणिपुर की आपको याद रखनी है, इम्फाल नदी। मणिपुर के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में कुल ज़िले 9 ज़िले हैं। विधानसभा की सीटें 60, लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीटें मणिपुर में आपको याद रखनी है। मणिपुर की भाषा मणिपुरी भाषा। मणिपुर की भाषा याद करो, मणिपुरी भाषा, जिसे 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अब प्रश्न आपसे यहाँ ये पूछ सकता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा, कैसे? भाषा से। 22 भाषाएं कुल अभी तक, 22 भाषाएं अनुसूची 8वीं अनुसूची में। तो मणिपुरी भाषा को 1992 में जोड़ा गया था। मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में नागा जनजाति और कुकी जनजाति, 2 जनजाति रहती है, नागा जनजाति और कुकी जनजाति मणिपुर के क्षेत्रों में रहती है, पर्वतों में। अब मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मणिपुरी। शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है। और इसे याद कर लो भैया, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में, जहाँ पर एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामझाऊ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामझाऊ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मणिपुर में। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामझाऊ। और केबुल लामझाऊ में कौन पाया जाता है? संगाई, जो कि मणिपुर का राष्ट्रीय पशु है। मणिपुर का राष्ट्रीय पशु संगाई कहाँ मिलता है? केबुल लामझाऊ राष्ट्रीय उद्यान में, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। अरे केबुल लामझाऊ कहाँ पर? लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर? मणिपुर में। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह और गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। पहली बार पेश किया जाएगा पेपरलेस बजट। तो जो अब 1 फरवरी 2021 को जो बजट पेश होने वाला है वो टोटल पेपरलेस किया जाएगा। अब पेपरलेस तो समझते ही हो आप कि बिना कोई पेपर का उपयोग नहीं करेगा, डिजिटल बनेगा पूरा कंप्यूटर द्वारा। तो अभी तक क्या होता था, बजट बनने तक 15 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक 15 दिनों तक जो बेचारे बजट बनाने वाले आदमी हैं वो एक ही कमरे, जो बजट वाला भवन था, उसी में कैद रहते थे। ना उनको बाहर निकलने की परमिशन थी, ना जाने की परमिशन थी। बेचारे उसी कमरे में बेचारे कैद रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहली बार पेश किया जाएगा पेपरलेस बजट 1 फरवरी 21 को। भारत की वित्त मंत्री, बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। तो भारत के वित्त मंत्री कौन है इस समय? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण भारत की पहली महिला वित्त मंत्री। भारत की आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लेकिन अगर पूछ ले भारत में पहली बार वित्त मंत्री का पद किस महिला ने संभाला था, तो जो हमारी इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली महिला पीएम है, इंदिरा गांधी, इन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री का भी अतिरिक्त प्रभार संभाला था। लेकिन भारत की पहली वित्त मंत्री का नाम निर्मला सीतारमण ही रहेगा। बजट शब्द का प्रयोग, बजट शब्द का प्रयोग भारतीय अनुच्छेद में, संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। अनुच्छेद 112 में बजट के लिए एक शब्द है वार्षिक वित्तीय विवरण। ये लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब हर साल राष्ट्रपति के समक्ष एक बजट पेश किया जाएगा, तो उसमें बजट का प्रयोग नहीं किया गया है, उसमें लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम R.K. षणमुखम शेट्टी। तो भैया भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था, पहली बार जो बजट पेश किया गया था, वो R.K. षणमुखम शेट्टी जी ने ही प्रस्तुत किया था। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव का नाम अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे, ये है भारत के वित्त सचिव।
और 1 रुपये के नोट पर कौन साइन करता है? वित्त सचिव साइन करता है 1 रुपये के नोट पर। ये आपको याद रखना है। और 1 रुपये से जो बड़े नोट हैं वो आरबीआई के गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं, उनको आरबीआई जारी करता है। और 1 रुपये का नोट आपका वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो इस प्रश्न से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पहली बार पेश किया जाएगा पेपरलेस बजट। वाह, क्या प्रश्न आ गया। प्रश्न नंबर 3, भुवनेश्वर में किया गया भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन। अब ये पहले तो फायर पार्क है क्या, कि इस पार्क में आपदा जोखिम से बचाने के लिए तकनीकी बताई जाएगी, प्रशिक्षित किया जाएगा कि भैया आग लगे तो क्या करें, इस तरह की जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो ये भुवनेश्वर, जो हमारी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में भारत का पहला, पूरे भारत का पहला फायर पार्क खोला जाएगा। एक बात और भी पढ़ी थी कुछ दिन पहले अपन ने, टायर पार्क, भारत का पहला टायर पार्क। तो वो टायर पार्क खोला गया था पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर पुराने सड़े गले टायरों से एक पार्क बनाया गया था। तो वो पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क खोला गया था। और यह फायर पार्क, तो भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में खोला गया है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिंपी लाल राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट आईएमपी, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान आपके उड़ीसा में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिंपी लाल राष्ट्रीय उद्यान, दोनों राष्ट्रीय उद्यान। हीराकुंड बांध, अरे बहुत आईएमपी भैया जी, हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पर बनाया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। उड़ीसा की भाषा उड़िया और उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी नृत्य, ओडिसी नृत्य। लिंगराज मंदिर, अरे ये कौन भूलेगा, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। और चिल्का झील भैया, चिल्का लेक, भारत की पहली रामसर साइट चिल्का लेक। तो चिल्का लेक भी कहाँ पर है? चिल्का लेक उड़ीसा में है, जो पहली रामसर साइट थी। अब रामसर साइट की संख्या भैया 42 हो गई थी। अगले वीडियो में अपन ने 37 बताई थी, लेकिन अब रामसर साइट टोटल कितनी हो चुकी है भाई साहब? 42 रामसर साइट हो चुकी है। तो इस प्रश्न से आपको ये याद रखना है कि भुवनेश्वर में किया गया भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन। प्रश्न नंबर 4, डीआरडीओ ने बनाई भारत की पहली 9mm मशीन पिस्टल। पहले तो डीआरडीओ, इनके लिए तालियां। भारत की आन बान शान हमारे डीआरडीओ, जो भारत के लिए कुछ ना कुछ लगातार प्रयास कर रही, जी जान से लगी रहती है। इनके लिए तालियां और इनको जय हिंद, एक सल्यूट इनके लिए। बहुत ही मेहनत से काम करते हैं अपने डिफेंस के लिए। रक्षा मंत्रालय की अधीन शाखा है डीआरडीओ। बहुत बहुत ही भारत की आन बान शान कहेंगे, जय हिंद। तो डीआरडीओ के बारे में पढ़ेंगे। डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ की स्थापना 1958 और डीआरडीओ का मूल मंत्र है बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ दिवस मनाते हैं 1 जनवरी को। तो डीआरडीओ से आपको ये मोटी मोटी बातें तो याद रखनी है। हेडक्वार्टर, स्थापना, इसके अध्यक्ष का नाम और इसका मूल मंत्र है बलस्य मूलम विज्ञानम। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। और 1958 को बोलता हूँ मैं, नासा की स्थापना भी इन्हीं के साथ हुई थी 1 जनवरी 1958 को। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। ये तस्वीर देख लीजिए आप, ये मशीन गन बनाई है डीआरडीओ ने, देख लो, ये 9mm मशीन पिस्टल बनाई है हमारे डीआरडीओ द्वारा, ये बिल्कुल। अरे आज तो मज़े आ गए, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न लाए हो आज यार, आज तो मज़े कर दिए यार। वाह यार, ये प्रश्न भी अच्छा है। प्रश्न नंबर 5वां, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे। तो भैया इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाने, 28वें सेना अध्यक्ष है भारतीय सेना के। एक पद और भी अब आने लग गया है, सीडीएस का पद, याद रखना, सीडीएस का पद, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। तो सीडीएस, पहले सीडीएस अपने हैं विपिन रावत जी। तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए, कौन कौन सी भैया? थल सेना, जल सेना और वायु सेना। थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने, जल सेना अध्यक्ष आपके करमबीर सिंह और वायु सेना अध्यक्ष है आपके RKS भदौरिया। इन तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए एक पद बनाया गया है चीफ डिफेंस स्टाफ, जो कि हमारे अभी है जनरल बिपिन रावत जी। अब कुछ दिवस की बात पढ़ लेते हैं, जब दिवस का प्रश्न है तो
1 जनवरी को DRDO दिवस, DRDO दिवस 1 जनवरी को, क्योंकि 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी DRDO की, 1958 को स्थापना, इसीलिए 1 जनवरी को DRDO दिवस, 63वां दिवस मनाया उसने 1 जनवरी को। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस। अरे भैया लुईस ब्रेल था ना, वो थी नहीं, वो हमारे निगम भैया ने ठीक करवा दिया कि वो जीतू भैया थी नहीं था। चलो ठीक है, मेरा कन्फ्यूजन भी दूर हो गया भैया, निगम भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। तो लुईस ब्रेल जो कि अंधा बेचारा और बहरा हो गया था, उसने लुईस ब्रेल लिपि बनाई थी, तो उसी के लिए लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। 9 जनवरी विश्व प्रवासी दिवस। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे, तब से प्रवासी भारतीय दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी विश्व हास्य दिवस, विश्व हास्य दिवस। और थोड़ा विश्व हिंदी दिवस भी चेक कर लेना एक बार, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, विश्व हास्य दिवस तो है लेकिन हिंदी दिवस भी चेक कर लेना, विश्व हिंदी दिवस। 15 जनवरी तो ये आपका थल सेना दिवस, क्योंकि जनरल करियप्पा भारतीय जनरल ने चार्ज लिया था। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय निर्वाचन या मतदाता दिवस, मतदाता दिवस, मतदाता दिवस, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, तो तब से ये बनाते हैं वोटर्स डे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, क्योंकि हमारा संविधान लागू हुआ था। और 30 जनवरी को शहीद दिवस, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को हमारे राष्ट्रपिता बापू जी को गोली मारकर उनके भैया उन्होंने अंतिम सांसें ली थी, और लास्ट में उन्होंने कहा था हे राम। क्या कहा था महात्मा गांधी ने? हे राम। और उनकी समाधि पे भी क्या लिखा हुआ है? महात्मा गांधी की समाधि पर भी लिखा हुआ है हे राम। समाधि कहाँ महात्मा गांधी की? तो ये समाधि है उनकी राजघाट पर। कहाँ पर है समाधि महात्मा गांधी की? राजघाट पर। तो ये पूरी बातें आपको याद रखनी है, पूरे दिवस याद करने हैं, कोई ना कोई दिवस तो पक्का ही आपके एग्जाम में आने वाला है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अरे वाह यार, आज प्रश्न किसने छाटे आज यार, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न लाए आज तो यार कि बिल्कुल दिल जीत लिया आज तो यार, बिल्कुल दिल खुश हो गया आज यार ऐसे प्रश्नों को देखकर यार। प्रश्न नंबर 6 है, स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। तो भैया 12 जनवरी को मनाते हैं युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। तो स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। पहले तो उनकी मेन बात करो याद, उनका महत्वपूर्ण नारा, ये नारा याद करो आप, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी का महत्वपूर्ण नारा, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो ये नारा हमें हमारे जीवन में फॉलो करना है आज, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और हम तो ऐसे कर रहे हैं, उठो सो बस सोते रहो, नहीं, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। क्योंकि आपके माता पिता आपके लिए सपना देख रहे हैं कि हमारा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो, कुछ ना कुछ करके दिखाए, तो आपको उनके सपनों पर खरा उतरना है। तो फिर कह रहे हैं, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अब कुछ पढ़ लेते हैं इनके बारे में। 12 जनवरी को ये मनाया गया है क्योंकि 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। एक महान पुरुष का जन्म हुआ था इस भारतवर्ष में 12 जनवरी 1863 को। इन शिकागो 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, जहाँ पर इन्होंने कहा था मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा शिकागो शहर गूंज उठा था। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण वो कहते ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बल हरि गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये गुरु की महिमा है। तो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की याद में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में की थी 1897 में। 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, और इनका जन्म भी कलकत्ता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म भी कलकत्ता में ही हुआ था। और श्री स्वामी जी 4 जुलाई 1902 को अंतरलीन हो गए थे। एक ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे बेलूर मठ में, कलकत्ता में है शायद बेलूर मठ, बेलूर मठ कलकत्ता में बैठे हुए थे ध्यान मुद्रा में, तभी अपने आप को उन्हें अंतरलीन कर दिया और प्रकृति की गोद में समा गए। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ, पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त, माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी, भुवनेश्वर देवी।
मेन आपको रखना याद, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने चलवाया था। रामकृष्ण मिशन अपने गुरु की याद में वो कलकत्ता से चलाया था। इनका जन्म भी कलकत्ता में हुआ था और मृत्यु भी इनकी कलकत्ता में हुई थी। महत्वपूर्ण नारा, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। प्रश्न नंबर 7वां, अरे वाह यार, फिर एक और अच्छा प्रश्न। सी विजिल 21 किस देश का एक रक्षा अभ्यास है? अब 2021 में हो रहा है इसलिए 21 नाम दे दिया होगा। सी विजिल 21 किस देश का एक रक्षा अभ्यास है, मतलब युद्ध अभ्यास है। तो ये हमारे इंडिया, हमारे भारत का युद्ध अभ्यास है। भारत की नौसेना और केंद्र सरकार 13 राज्यों, जो समुद्र से लगे हुए राज्य, इन्होंने एक अभ्यास करते हैं, युद्ध अभ्यास। 7,500 किलोमीटर जो हमारी समुद्र तटीय रेखा है जो पूरी लगी हुई है, इसकी निगरानी करने के लिए ये युद्ध अभ्यास चल रहा है, जिसका नाम है सी विजिल 21। इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा की निगरानी करना, समुद्री सुरक्षा की निगरानी करना। जल सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं और हमारे जल सेना प्रमुख का नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। करमबीर सिंह। 8वां, गोवा में 51वें राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में फोकस देश कौन सा रहेगा? तो बांग्लादेश, राजधानी ढाका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1971 में। इसका राष्ट्रीय खेल कबड्डी। और संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है संप्रीति युद्ध अभ्यास। बात गोवा की है तो गोवा के राजधानी पणजी, सीएम प्रमोद सावंत, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी अतिरिक्त प्रभार, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर है, इनको एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया है। मांडवी नदी पणजी बसा हुआ है। हर घर जल योजना वाला पहला राज्य गोवा। बुलबुल राष्ट्रीय पक्षी गोवा का बुलबुल है। कोंकणी गोवा की राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा। और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। प्रश्न नंबर 9, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार किस भारतीय राज्य में वेनेडियम के भंडार हो सकते हैं? वेनेडियम टाइटेनियम और पैलेडियम से बनने वाली धातु है वेनेडियम, इसके भंडार हो सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो इसकी राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर सीएम पेमा खांडू, गवर्नर बीडी मिश्रा। हार्नबिल महोत्सव ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। मुखौटा यहाँ का नृत्य है। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? सबसे पहले सूर्योदय भी इसी राज्य में होता है, क्योंकि पहले भारत का सबसे पूर्वी राज्य किबुथु, भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु किबुथु कहाँ पर है? ये भी इसी राज्य में है। सबसे बड़ा राज्य पूर्वोत्तर में से यही है। यांग्याप दर्रा इसी राज्य में है। और यांग्याप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इंटर करती है। किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इंटर करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप दर्रे से ही भारत में इंटर करती है। प्रश्न नंबर 10वां, तूफान फिलोमेना ने स्पेन में जनजीवन को प्रभावित किया। तूफान फिलोमेना ने प्रश्न नंबर 10वां, तूफान फिलोमेना ने स्पेन में जनजीवन को प्रभावित किया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग। राष्ट्रपति का नाम पेड्रो सांचेज। स्पेन की भाषा स्पेनिश और स्पेन की मुद्रा यूरो। ये आज का वीडियो था। थोड़े बीच में काफ़ी डिस्टर्ब हुए। एक बार तो वीडियो 7 प्रश्न के बाद ही रुक गया है, तो देखता हूँ कि वो मर्ज होता नहीं होता है। तो 7 प्रश्न हुए थे और 3 प्रश्न बाद में कि इसमें बीच में रेलवे की जानकारी के लिए फ़ोन आ गया। अब यहीं समाप्त करते हैं, अगला वीडियो लाएंगे बढ़िया से। जय हिंद, जय भारत।